माई मिस्टेरियस डॉक्टर मर्चेंट। CH नवासी इधिका बनी प्राइम सस्पेक्ट। इधिका आकर्ष के साथ आशीष से मिलने के लिए आई हुई थी। जब वह कमरे के अंदर आई तब वहां का माहौल काफी अजीब था। इधिका ने जल्दबाजी में अपना पीछा कर रहे एक साय को किक मारी। अंदर किसी के गिरने की आवाज सुनकर आकर्ष जल्दी से कमरे के अंदर आया। पृथ्वी भी उसके साथ था। उन्होंने टॉर्च से कमरे के अंदर लाइट की, तब उन्होंने देखा आशीष की लाश जमीन पर गिरी हुई थी। थोड़ी ही देर में आशीष का बेटा माहिर भी वहां पर आ गया था। उसने जब अपने पापा की लाश जमीन पर देखी तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया था। उसने इस हत्या का आरोप इधिका पर लगाया था। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। उसने इस धर्मशाला के मेन स्विच को ढूंढा तो पता चला कि लाइट के साथ छेड़छाड़ हुई थी। लाइट को ठीक किया गया तो पूरी धर्मशाला में अचानक रोशनी हो गई थी। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही थी। इन सब में माहिर की आंखें लाल थीं। वह रो नहीं रहा था पर उदास जरूर नजर आ रहा था। माहिर ने अपना बयान देते हुए भारी आवाज में कहा, मेरे डैड एक अच्छे इंसान नहीं थे, वो गैम्बलिंग करते थे। मुझे नहीं पता कुछ दिनों पहले उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन कल उनका मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने कहा कि उन्हें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर उन्होंने उन लोगों को पैसे नहीं दिए तो वो डैड को मार देंगे। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ और उनके लिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दोस्तों से 20,000 उधार लेकर उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया था। सोचा एक बार इतने से काम चल जाएगा, लेकिन जब यहाँ उनसे बात करने के लिए आया तो वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैंने ही आपको कॉल करके यहाँ बुलाया था। माहिर ने पूरी कहानी उन्हें सुना दी थी। माहिर के आगे पृथ्वी खड़ा हुआ था। उसने अपना बयान देते हुए कहा, मैं मिस्टर राजवंश और मिस सिंघानिया के साथ इस बिल्डिंग के अंदर आया था। एक्चुअली मिस सिंघानिया यहाँ किसी से मिलने के लिए आई थी। वो कमरे के अंदर गई थी और मैं सर के साथ बाहर था। अचानक हमें अंदर से जोरदार चीज के नीचे गिरने की आवाज आई तो हम दोनों उनकी हेल्प करने के लिए अंदर आए। अंधेरा होने की वजह से मैंने टॉर्च से लाइट की तो ये यहाँ जमीन पर गिरे हुए थे। उनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था और जैसा हुआ था उसे वैसे का वैसा पुलिस को बता रहे थे। पुलिस ने पृथ्वी से आगे पूछा, अच्छा जब आप लोग कमरे के अंदर आए थे तब वो आदमी नीचे गिरा हुआ था। उस वक्त वो आदमी मर चुका था या जिंदा था? जवाब देने से पहले पृथ्वी ने इधिका की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कहीं उसकी वजह से इधिका फंस न जाए। ये सोचकर उसके चेहरे पर अफसोस के भाव थे। पुलिस वाले ने उसकी नजरों को फॉलो किया और सख्ती से कहा, आप जानते हैं ना कि झूठी गवाही देना एक क्राइम है। अगर पता चला तो आपको भी सजा हो सकती है। पृथ्वी हड़बड़ा रहा था। तभी आकर्ष ने सख्त आवाज में कहा, कमरे के अंदर जाने से पहले मिस सिंघानिया दरवाजे पर खड़ी थी और उसने दरवाजा नॉक किया था। अंदर से एक आदमी की आवाज आई और उन्होंने उसे अंदर आने के लिए कहा। तभी वो अंदर गई थी। क्या वो आवाज उसी आदमी की थी जो मर चुका है? पुलिस वाले ने आगे पूछा। मुझे नहीं पता, आकर्ष ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। उन सब से बात करने के बाद पुलिस वाला आखिर में इधिका के पास गया और उससे बोला, जैसा कि मिस्टर राजवंश ने बताया कि यहाँ किसी की आवाज आई थी जिसने आपको अंदर आने को कहा, वो आवाज किसकी थी? यहाँ क्या हुआ था उसके बारे में आप डिटेल में हमें बताएंगी? वो आवाज आशीष अंकल की ही थी, इधिका ने जवाब दिया। फिर उसने आशीष की लाश की तरफ देखकर कहा, जब मैं कमरे के अंदर आई तो मुझे वो दिखाई नहीं दिए और काफी अंधेरा भी था। वो मुझे धमका रहे थे कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार देंगे। उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सावधानी दिखाते हुए उन्हें पीछे धकेला। उसके बाद ये सब हो गया। पुलिस वाला कुछ कहता उससे पहले माहिर ने गुस्से में कहा, तो इसका मतलब तुम ये एक्सेप्ट करती हो कि तुमने मेरे डैड को मारा है, भले ही तुमने ये सेल्फ डिफेंस में किया हो। सेल्फ डिफेंस कई तरीकों से किया जा सकता है, उसमें किसी की जान लेना जरूरी नहीं होता है। मिस इधिका सिंघानिया, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, इधिका ने जवाब दिया। पुलिस वाला इधिका को शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या पता नहीं है? सीधे सीधे बताओ मिस सिंघानिया। आकर्ष इधिका का बचाव करते हुए बोला, कमरे में अंधेरा था। मिस सिंघानिया ने बताया कि उसने उसे सिर्फ दूर धकेला था। इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि उन्होंने ही इसे मारा है। किसी को दूर धकेलने से वो मर नहीं जाता है। आकर्ष ने फिर इधिका की तरफ देखा और काफी नरमी से कहा, मिस सिंघानिया, आप याद करने की कोशिश कीजिए। ध्यान से सोचिए, क्या आपने किसी चाकू या तेज चीज को घोंपने की आवाज सुनी थी? या आपने इस आदमी के चीखने की आवाज सुनी थी?
इथिका ने अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर ना में सिर हिला दिया। कमरे में आशीष की आवाज बिल्कुल नॉर्मल आई थी। यहां तक कि किक मारने के बाद भी आशीष चिल्लाया तो बिल्कुल नहीं था। वो सभी कंफ्यूज हो रहे थे। अगर इथिका ने उसे मारा होता तो नीचे गिरने या मरने पर आशीष जरूर चीखता। माहिर ने गुस्से में कहा, आखिर मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? तुम हम सबको कंफ्यूज कर रही हो। इथिका ने सख्ती से माहिर की तरफ देखा और कहा, यही कि मैंने इन्हें नहीं मारा है। पुलिस वाला इथिका की तरफ गौर से देख रहा था। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो इस तरह लाश और खून को देखकर शायद उल्टियां करने लग जाती या इस वक्त कहीं बैठकर आंसू बहा रही होती, लेकिन उनसे अलग इथिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उल्टा वो तो बिना डरे गवाही देते हुए इस बात को साबित कर रही थी कि उसने किसी को नहीं मारा है। इस तरह का बिहेवियर नॉर्मल नहीं माना जाता था। अक्सर सीरियल किलर्स ही ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल रहते थे या वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों के सामने कईयों को मरते हुए देखा हो। पूरी सिचुएशन का विवरण लेने के बाद पुलिस वाले ने इथिका से कहा, हमने क्राइम सीन से सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और सबके बयान भी ले लिए हैं। इन सब की बात सुनने के बाद मिस सिंघानिया, आप हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हमें कोई और सबूत नहीं मिल जाता, तब तक आपको हमारी कस्टडी में रहना होगा। ठीक है, इथिका ने जवाब दिया। उसे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि वो अच्छे से जानती थी उसने आशीष को नहीं मारा है। पुलिस ऑफिसर इथिका और बाकी लोगों को क्राइम सीन से बाहर ले आया था। बचे हुए कांस्टेबल अपने काम में लग गए थे। वह वहां पर सब कुछ ढूंढने लगे। पृथ्वी और आकर्ष भी उनकी हेल्प कर रहे थे। धर्मशाला बंद थी और वहां लोगों का रहना बंद था। आशीष उन सब लोगों से छिपते हुए इस बिल्डिंग में पनाह लेकर बैठा था। वो बिल्डिंग में कई जगह गया था। इस वजह से उसके फिंगरप्रिंट काफी जगह मौजूद थे। वही इथिका वहां ऑफिसर के साथ खड़ी थी। तभी एक टेक्नीशियन पुलिस के पास आशीष का मोबाइल लेकर आया। वो बोला, उसके मोबाइल को हमने अनलॉक कर लिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं, कहकर उसने पुलिस वाले को मोबाइल दे दिया था। पुलिस अधिकारी ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और जल्दी जल्दी उसे स्क्रॉल करके देखने लगा। उसने कॉल हिस्ट्री और मैसेज देखे। अचानक वो वॉइस रिकॉर्डर के अंदर गया। रिकॉर्डिंग हिस्ट्री चेक करते ही वो थोड़ा हैरानी से बोला, अरे इसे तो 1 घंटे पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। इतना कहकर उसे पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया था। आशीष उसमें बोल रहा था, मेरी प्यारी भांजी, तुम्हारे उस राज के बारे में। इथिका का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा राज था जो आशीष उसे बताना चाहता था। पुलिस ऑफिसर भी उसे एक सबूत के तौर पर सुन रहा था। तभी अचानक से किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीना और उसे पॉज कर दिया था। ये केस अभी चल रहा है और आप प्राइम सस्पेक्ट के सामने एक इम्पॉर्टेंट सबूत को प्ले करने जा रहे थे। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान आपको ये नहीं सिखाया गया था कि कोई भी सबूत को सस्पेक्ट के सामने खोलकर नहीं देखना है। वो एक लड़की थी जिसने ये कहा था। पुलिस ऑफिसर जल्द ही अपनी गलती मान गया था। उसने नजर झुकाकर कहा, आई एम रियली सॉरी मिस डिसूजा। मैं भूल गया था कि ये यहाँ पर बैठी हुई है। आगे से कोई गलती नहीं, उस लड़की ने सख्त आवाज में कहा। वो उम्र में लगभग 23 साल के आसपास थी और उसने पुलिस की ड्रेस के ऊपर डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। वो फोरेंसिक एक्सपर्ट थी। दिखने में शांत और एक खूबसूरत लड़की। जी मैं ध्यान रखूंगा, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। उस लड़की ने अपना टूल बॉक्स उठाया और हाथ में ग्लव्स पहन लिए थे। जाने से पहले उसने गुस्से भरी निगाहों से इथिका की तरफ देखा और फिर अंदर जाकर आशीष की लाश को एक्समाइन करने लगी। उसे देखकर इथिका हैरान रह गई थी और वो धीरे से बड़बड़ा कर बोली, हाँ अब इसी का यहाँ आना बाकी रह गया था। पता नहीं अब ये क्या करेगी। CH-90 क्रिस्टल डिसूजा। आशीष के मर्डर हो जाने के बाद पुलिस आ चुकी थी। प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर इथिका को देखा जा रहा था, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में रखा गया था। साथ ही आशीष का मोबाइल अनलॉक हो गया था। आशीष ने 1 घंटे पहले इथिका के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड किया था। पुलिस वाले ने उसे प्ले किया। मैसेज पूरा होता उससे पहले ही एक लड़की आई और उसने इंस्पेक्टर को इथिका के सामने सबूत दिखाने के लिए डांटा। इथिका ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गई थी। उसके वहां होने पर इथिका थोड़ी नाखुश नजर आ रही थी। इथिका ने मन ही मन कहा, क्रिस्टल डिसूजा, मेरी क्लासमेट और पहली फ्रेंड। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ होने पर खुश हूं या दुखी।
तो तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। क्रिस्टल की फैमिली में लगभग सभी फॉरेंसिक डॉक्टर थे और क्रिस्टल को भी इसी फील्ड में जाना था। उसने शुरुआत में ही अपनी पढ़ाई और तैयारी करना शुरू कर दिया था। कम उम्र में ही उसने एग्जाम वगैरह क्लियर किया और आज इस मुकाम पर पहुंच गई थी। वो हमेशा से एक ईमानदार फॉरेंसिक डॉक्टर बनना चाहती थी और न्याय के लिए लड़ना चाहती थी। इधिका ने क्रिस्टल के बारे में सोचते हुए धीरे से कहा, आखिरी बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लगता है उसके चक्कर में अब तक नाराज है। लगभग 10 मिनट बाद, लाश के शुरुआती परीक्षण के बाद, क्रिस्टल रूम से बाहर आई। उसने अपनी पहली रिपोर्ट सुनाते हुए तेज आवाज में कहा, विक्टिम की मौत किसी धारदार हथियार के लगने से हुई है। सिर्फ चेस्ट पर एक चोट का निशान है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। उसके मरने का टाइम लगभग 1 घंटे पहले का है। हमें उसे लड़के का कॉल भी 1 घंटे पहले ही आया था। इसका मतलब जब मिस सिंघानिया कमरे के अंदर गई, तभी उनकी मौत हुई थी। पुलिस ऑफिसर ने इधिका की तरफ देखकर कहा। पुलिस ऑफिसर ने गहरी सांस ली और फिर इधिका के पास आकर कहा, जैसा कि हमने कहा था, आप हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। अभी तक जो भी सबूत मिले हैं, वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि मिस्टर आशीष दास को आप ही ने मारा है। हो सकता है उनके चिल्लाने की आवाज आपने ना सुनी होगी क्योंकि वो एकदम से जमीन पर गिरे थे, तो इस बीच उनके चिल्लाने की आवाज ज्यादा जोर से ना निकली हो। दूसरी बात, मिस्टर आकर्ष राजवंश ने ये बयान दिया था कि जब आप कमरे के अंदर गई थी, तब विक्टिम की आवाज अंदर से आई थी। वो बिल्कुल स्वस्थ थे उस वक्त। मिस सिंघानिया, हमें आपको डिटेन करना पड़ेगा। इधिका ने क्रिस्टल की तरफ देखा, जो उसकी तरफ सख्त निगाहों से देख रही थी। इधिका ने पुलिस की जांच में कोई भी दखल न देते हुए उनकी बात पर हामी भरी। पुलिस वाला उसे वहां से ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी क्रिस्टल ने बिना किसी भाव के कहा, क्या किसी भी क्रिमिनल को बिना हथकड़ी पहनाए आप लोग ऐसे ही ले जाते हैं? आप अपने रूल भूल रही हैं, ऑफिसर। पहले आपने इसके सामने सबूत पेश करने की गलती की, तो अब हथकड़ी नहीं लग रही हैं। कहीं ये रास्ते में भाग गई तो? पुलिस ऑफिसर ने जवाब में कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिस डिसूजा। वैसे भी ये हमारी जांच में हमारी हेल्प ही कर रही है। अगर ये साबित हो भी जाता है कि इसी ने आशीष दास को मारा है, फिर भी यहाँ सेल्फ डिफेंस का केस दर्ज होगा। ऐसे मामले में हमें हथकड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मामला जो भी हो, बट रूल्स आर रूल्स। क्रिस्टल ने सख्ती से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और हथकड़ियां निकाली। आकर्ष भी वहीं पर आ गया था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसा करते हुए देखा तो वो इधिका की तरफ आने लगा, लेकिन इधिका ने उसे इशारे से वहीं पर रुकने को कहा। पुलिस वाला उसे हथकड़ी पहना रहा था। आकर्ष इधिका के पास आकर गंभीर आवाज में बोला, मिस सिंघानिया, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करूंगा और वन मोर थिंग, आपको चुप रहने का अधिकार है। कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। आकर्ष इधिका के लिए परेशान हो रहा था, तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर नीचे ले जाने लगा। जाने से पहले इधिका ने आकर्ष से कहा, प्लीज दादी को बोल दीजिएगा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। उनका ख्याल रखिएगा। वो रिकवर कर रही है। ऐसे में उन्हें मेरे बारे में बताकर परेशान मत होने दीजिएगा। ठीक है, आकर्ष ने जवाब दिया। ऐसी हालत में भी इधिका को वसुधा की परवाह हो रही थी। उसके बाद इधिका नीचे आई तो वो पुलिस की वैन में पीछे की तरफ बैठी हुई थी। उसने देखा क्रिस्टल पुलिस के साथ आगे बैठने के बजाय उसके साथ पीछे आकर बैठी थी। कार चलते ही इधिका ने क्रिस्टल की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम्हारे पिछले साल कैसे रहे? क्रिस्टल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और भौहें चढ़ाकर बोली,
तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा कि मेरे पिछले साल बहुत अच्छे से बीते। उसकी बात सुनकर इधिका चौंक गई। वो उनके बीच की गलतफहमी दूर करना चाहती थी। इधिका ने उसे समझाते हुए कहा, क्रिस्टल, उस वक्त मैं। इधिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि क्रिस्टल उसे बीच में काटते हुए गुस्से में बोली, बस करो इधिका, मुझे किसी तरह की सफाई नहीं सुनाई है। तुम झूठी हो। अब तुम सच भी कहोगी, तब भी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होगा। इधिका ने भी ज्यादा सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की, वो चुप हो गई थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद में क्रिस्टल ने वापस पूछा, वो आदमी कौन था? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इधिका क्रिस्टल से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। आखिर उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो दोनों किसी वक्त में दोस्त रह चुकी थी। इधिका ने धीमी आवाज में कहा, वो मेरे हस्बैंड है। हम लीगली मैरिड है। इधिका के बात सुनकर क्रिस्टल एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने खुद को तुरंत सामान्य करके कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? क्रिस्टल की बातों से लग रहा था कि वो और ज्यादा गुस्सा हो गई है। इधिका ने सफाई देते हुए कहा, हाँ, हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो एक्चुअली हम। क्रिस्टल ने फिर से इधिका को बोलते नहीं दिया और उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, तो तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया? बिल्कुल सही किया तुमने इधिका सिंघानिया। अगर तुम मुझे इनवाइट करती, तब भी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आती। इधिका ने जवाब में कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसको लगा कि क्रिस्टल उससे इस वजह से अब तक नाराज है क्योंकि उसने क्रिस्टल को अपनी शादी में नहीं बुलाया था। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल इधिका से बात करना चाहती थी, पर उन दोनों के बीच की नाराजगी उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद क्रिस्टल ने फिर से कहा, क्या ये वही लड़का है जिससे तुम तब शादी करना चाहती थी? नहीं, ये वो नहीं है। इधिका ने धीरे से जवाब दिया। तुम बहुत जल्दी लोगों और चीजों से बोर हो जाती हो ना इधिका। उस लड़के से भी बोर हो गई तो उसे छोड़कर किसी दूसरे को पकड़ लिया। जब किसी लड़के को छोड़ सकती हो, तो फिर दोस्तों का तो क्या ही कहना। तुम्हारे लिए दोस्त क्या मायने रखेंगे? क्रिस्टल ने सिर हिलाकर कहा। इधिका ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, एक्चुअली तब मैं। क्रिस्टल ने एक बार फिर उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने कहा, चुप रहो। ये मत सोचना कि पहले हम दोनों दोस्त थे, तो मैं तुम्हें बचाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे सामने तुम्हारा असली चेहरा आ गया है और तुम एक नंबर की झूठी और धोखेबाज लड़की हो। इधिका सिंघानिया, मुझसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। इधिका फिर से चुप हो गई। वो क्रिस्टल को जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो वो उसकी बात को काट देती थी। इधिका के चुप हो जाने पर क्रिस्टल ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, फिलहाल के लिए हमारे बीच के रिलेशन को भूल जाओगे, ये हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। तुम अपनी परवाह करो। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ और डेड बॉडी पर मिले सभी सबूत और निशान तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम बेपरवाह नजर आ रही हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम्हें सजा हो जाएगी? इधिका उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो। दोस्त होने के नाते तुम भले ही मेरी मदद ना करो, लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर के तौर पर तुम कभी धोखा नहीं करोगी। तुम कहती थी ना कि तुम किसी के साथ अन्याय नहीं होने दोगी और ना ही किसी बेगुनाह को सजा होने दोगी, तो बस मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। उसकी बातें सुनकर क्रिस्टल चौंक गई। इधिका कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थी। दूसरी तरफ उसे अब तक वो सब बातें याद थी जो क्रिस्टल ने अपने हाई स्कूल के वक्त कही थी। क्रिस्टल ने इधिका की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, इधिका सिंघानिया। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती हूँ। अगर तुमने उसे मारा है तो मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी।
ऐसे ही बहस करते हुए वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। वहां जाते ही इधिका को डिटेन कर लिया गया था। हालांकि क्रिस्टल उससे नाराज थी, लेकिन उसने इधिका के लिए एक ऐसी सेल प्रोवाइड करवाई थी जहां उसके अलावा और कोई नहीं था, ताकि उसे रहने में परेशानी ना हो। इधिका सेल के अंदर थी, जबकि क्रिस्टल बाहर। उसने इधिका की तरफ देखकर सख्ती से पूछा, तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुमने सच में उसे नहीं मारा है? सेल्फ डिफेंस में भी नहीं? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, इधिका ने काफी कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। तो फिर उस आवाज का क्या? तुम्हारे हस्बैंड ने ही गवाही दी थी कि तुम्हारे अंदर जाने से पहले उन्होंने विक्टिम की आवाज सुनी थी। क्रिस्टल ने आगे पूछा। हो सकता है उस आवाज और बाकी चीजों को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया हो। क्या उसका मोबाइल यहाँ पर नहीं है? तुम चाहो तो जाकर सुन सकती हो, इधिका ने उसे सुझाव देते हुए कहा। वो काफी इंटेलिजेंट थी, इस वजह से उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसे किस तरह फंसाया जा रहा था। चिंता मत करो, फोन पुलिस स्टेशन में ही है। उसे कोई चुरा कर नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सबूत है, क्रिस्टल ने सिर हिलाकर कहा। उन दोनों की बातचीत खत्म हो जाने के बाद क्रिस्टल ने वहां से जाने से पहले इधिका की तरफ देखकर भौहें उठाकर कहा, तुमने किसी मोबाइल का जिक्र किया था। मैंने सुना था कि उसमें एक नोट भी छोड़ गया था जो तुम्हारे लिए था। क्या तुम उसे सुनना नहीं चाहोगी? क्रिस्टल की बात सुनकर इधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम इस मामले में मेरी हेल्प करोगी? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्रिस्टल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और फिर इधिका के पास आकर धीरे से कहा, मैसेज तुम्हारे लिए छोड़ा गया था, इसलिए तुम्हारा पूरा हक है कि तुम उसे सुन सको। बताओ उसने क्या कहा था? इधिका ने एक्साइटेड होकर पूछा। वैसे भी आशीष उसे पिछले कई दिनों से राज बताने को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे में रिकॉर्डिंग के जरिए ही आशीष के राज तक पहुंच सकती थी। क्रिस्टल उसकी मदद कर रही थी, ये जानकर इधिका के चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आ गई। तभी क्रिस्टल ने एविल स्माइल के साथ कहा, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मिस सिंघानिया, जब तक आप बेगुनाह साबित हो नहीं जाती, तब तक आपको वो नहीं सुनाया जाएगा। एक बार आप बेगुनाह साबित हो गई, तो सबसे पहले मोबाइल लेकर मैं आप ही के पास आऊंगी। उसकी बातें सुनकर इधिका ने हल्के गुस्से में उसकी तरफ देखा। क्रिस्टल जो स्कूल के टाइम में सीधी साधी थी, अब लोगों को परेशान करना सीख गई थी। इधिका ने आह भरी। क्रिस्टल वहां से जाने लगी। कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद उसने इधिका की तरफ पलटकर कहा, चिंता मत करो मिस सिंघानिया, अगर तुमने किसी तरह का क्राइम नहीं किया है, तो हम एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं होने देंगे। अच्छे लोगों के साथ अन्याय करना यहाँ किसी की रूल बुक में नहीं है। अपनी बात खत्म करके क्रिस्टल वहां से जाने लगी। हालांकि उसका वर्किंग टाइम खत्म हो चुका था, फिर भी वो इस वक्त मॉर्ग की तरफ बढ़ रही थी। इतनी रात को उसे वहां देखकर मॉर्ग के आगे खड़े ड्यूटी अधिकारी ने कहा, मिस सिंघानिया, आपका ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है, फिर इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? पोस्टमार्टम कल भी किया जा सकता है। क्रिस्टल ने गंभीर स्वर में जवाब देते हुए कहा, हाँ, किया जा सकता है, लेकिन मुझे अभी करना है। जितनी जल्दी पोस्टमार्टम होगा, उतनी जल्दी सच सामने आएगा और जो प्राइम सस्पेक्ट है, उसे रिलीज कर दिया जाएगा। आपका मतलब है प्राइम सस्पेक्ट ने इसे नहीं मारा है? उसने भौहें उठाकर पूछा। इधिका के सामने क्रिस्टल हमेशा गुस्सैल होने का दिखावा करती थी, लेकिन अब उसने इधिका को प्रोटेक्ट करते हुए काफी कॉन्फिडेंटली कहा, वो एक ऐसी इंसान नहीं है जो किसी का मर्डर कर दे। अपनी बात खत्म करके वो सीधे अंदर चली गई। इधिका को जहां रखा गया था, वो जगह काफी छोटी थी और वहां ना के बराबर सुविधा थी। वहां अक्सर क्रिमिनल्स आते थे। ऐसे में क्रिस्टल नहीं चाहती थी कि इधिका बिना किसी गुनाह के अपना टाइम वहां बिताए।
अंदर आते ही क्रिस्टल ने वहां सामने अलमीरा में रखा कुकीज का बॉक्स उठाया और कुकीज निकालकर खाने लगी। आज उसने डिनर भी नहीं किया था, ऊपर से पोस्टमार्टम में टाइम भी लगना था। एक दो कुकीज खत्म करने के बाद उसने स्केपल उठाया और फिर विक्टिम की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ इधिका अपनी सेल में परेशानी में इधर-उधर टहल रही थी। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आशीष को किसने मारा होगा। इधिका अच्छे से जानती थी कि उसकी एक किक से आशीष की जान नहीं जा सकती थी। CH91 सेवियर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आशीष के मर्डर के सारे सबूत इधिका के खिलाफ ही इशारा कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। क्रिस्टल चाहे इधिका से कितनी भी नाराज क्यों ना हो, पर उसने इधिका के लिए एक ऐसी जेल प्रोवाइड करवाई थी जिसमें वो अकेली रह सके। इधिका को बेगुनाह साबित करने के लिए वो रात को ही बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ इधिका जेल के अंदर अकेली थी। वो चहलकदमी करते हुए आज पूरे दिन की घटनाओं पर गौर कर रही थी। टहलते हुए इधिका ने मन ही मन कहा, आखिर किसने किया है यह? अगर पैसों के मामले में मेरे आदमियों ने उसे नहीं फंसाया होता तो मैं ये बात मान लेती कि पैसों के लिए उसे किसी ने मार दिया होगा। मेरे ही अंडर काम करने वाले लोग कभी मुझे फंसाने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। दिशांक तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। चहलकदमी करते हुए अचानक इधिका रुक गई। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आयशा ने आशीष अंकल को मार दिया हो? इधिका के शक की सुई आयशा के नाम पर रुकी। इधिका ने धीरे से कहा, कोई राज था जिसे छुपाने के लिए आयशा हर महीने आशीष अंकल को इतने पैसे देती थी। आशीष को 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और पहले वो आयशा के पास ही गया था। आयशा को लगा होगा कि जरूर आशीष ने वो राज मुझे बताने की कोशिश की होगी और यही सोचकर तो उसने आशीष अंकल को नहीं मरवा दिया। ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए आयशा इस हद तक चली गई? इधिका को यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सिर हिलाकर कहा, जब मैं आखिरी बार सिंघानिया विला में थी तब आयशा रोते हुए ऊपर कमरे में गई थी। अकेले वो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकती, तो क्या कोई और उसके साथ मिला हुआ है? जो भी हो, इस साजिश के पीछे आयशा का ही हाथ है। इधिका ने इन सब घटनाओं के लिए आयशा को जिम्मेदार माना। ऊपर से आयशा के पास आशीष को मारने की वजह भी थी, लेकिन इधिका आयशा का सच साबित करने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। अब उसकी एकमात्र उम्मीद क्रिस्टल से थी। इधिका वहां बैठकर आराम कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे यहाँ आए हुए कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन अचानक इधिका ने बहुत सारे लोगों के वहां आने की कदमों की आहट सुनी। जल्द ही उसकी सेल के आगे काफी सारे पुलिस वाले खड़े थे। जिस पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट किया था, उसने अपने सीनियर को इधिका की तरफ इशारा करके कहा, इसका नाम इधिका सिंघानिया है। इसे ही प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया है। इधिका ने पुलिस वाले के वर्दी पर लगे बेच के नाम को पढ़ा। उस पर माधव देशमुख लिखा हुआ था। वो लगभग 35 साल के आसपास था, जिसका रंग हल्का सांवला और चेहरे पर बिल्कुल हल्की दाढ़ी थी। हाइट में काफी लंबा और हट्टा कट्टा था वह। माधव ने इधिका की तरफ गुस्से से देखा और बोला, सारे सबूत पहले ही इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो। इसे अभी के अभी पूछताछ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर आओ। बेवजह केस को इतना खींचकर बढ़ा रहे हो। अभी कन्फेस करवा लेते हैं ताकि मामला निपटे। उसके ऑर्डर देते ही दूसरे ऑफिसर ने जल्दी से सेल का दरवाजा खोला और इधिका को बाहर आने के लिए कहा। इधिका के बाहर आते ही माधव ने उसे आगे की तरफ धकेला और बहुत ही बेरहमी से बोला, अब यहाँ खड़ी होकर टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? चुपचाप आगे चलो। तुम जैसे क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों से निपटना मुझे अच्छे से आता है।
इधिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। वो जानती थी कि यहाँ कुछ भी कहना या सफाई देना बेकार था, इसलिए वो आगे की तरफ चलने लगी। इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंचते ही माधव ने इधिका को चेयर पर धक्का दिया और फिर जबरदस्ती उसके हाथों को पीछे हथकड़ी से चेयर के साथ बांध दिया। वो उसके साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे वो कोई सीरियल किलर हो। इधिका गुस्से में तिरछा से देख रही थी। तभी माधव उसके सामने टेबल पर अपना पैर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नाम? इधिका सिंघानिया, इधिका ने जवाब दिया। उम्र? माधव ने आगे पूछा। 23 साल, इधिका बोली। जेंडर? माधव ने सख्ती से कहा। माधव की बातों से साफ था कि वो जानबूझकर इधिका से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है। इधिका ने गहरी सांस ली और सख्ती से जवाब में कहा, महिला। विक्टिम के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था? माधव ने अपने सवालों का सिलसिला जारी रखा। वो मेरे मामा थे, इधिका ने काफी धैर्य के साथ जवाब दिया। माधव ने अपने पास पड़ी फाइल को उठाया और रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहा, तो वो एक जुआरी था। अक्सर जुए में पैसे हार जाता और फिर आकर पैसे मांगता था। उसने तुमसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे। तुम उससे नफरत करती थी। तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। इधिका बिना कुछ कहे उसकी तरफ देख रही थी। उसे सब समझ आ रहा था कि कैसे माधव उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। आपको यही लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इधिका ने सिर हिलाकर कहा। मुझे लगने या ना लगने से क्या होता है? मैं तो बस सबूतों के हिसाब से बता रहा हूँ। तुम्हें बस हाँ या ना में जवाब देना है, ना कि मेरे ऊपर सवाल उठाना है, माधव ने चिढ़ते हुए कहा। इधिका ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता तब तक मुझे चुप रहने का अधिकार है। आप मुझसे जबरदस्ती कुछ भी कन्फेस नहीं करवा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर माधव और गुस्सा हो गया। वो बोला, अधिकार माय फुट। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो पुलिस की जांच में उनका सहयोग दें। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ जो अधिकार के आड़ में गलत करते हैं। चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। माधव सीधा खड़ा हुआ और फिर बोला, हमारे पास सबूत है। वहां तुम्हारे अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। स्टील रॉड उसकी पीठ से अंदर घुसा है। इससे साफ है कि तुमने उसे धकेला और एक्सीडेंटली वो रॉड उसकी पीठ में जाकर घुस गया और उसकी जान चली गई। अगर तुम इन सब को नहीं मानती हो तो हम इसे एक एक्सीडेंटल मौत ना मानते हुए एक प्लान्ड मर्डर का मामला बना देंगे। सोच लो, उसके बाद तुम्हें ज्यादा सजा होगी। बोलते हुए वो इधिका के सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बताओ, तुम उससे नफरत करती थी ना? इधिका ने अपना सिर उठाया और माधव की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, नहीं। गुस्से में माधव उस पर जोर से चिल्लाकर बोला, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम उससे नफरत नहीं करती तो उसके पास आने पर उस पर इस तरह हमला नहीं करती। बचने के और भी तरीके हो सकते थे। तुमने उसे धक्का दिया था कि वो जोर से जमीन पर गिरे। इधिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उसने बचने के लिए हमला किया था क्योंकि जब उसने घर छोड़ा था तब उसके साथ बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए थे जहां लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में इधिका ने उनसे बचने के लिए डिफेंस आर्ट सीखा। वहां उसने बदले में अटैक करना ही सीखा था, ना कि आराम से काम लेना। इधिका जानती थी कि उसका कुछ भी कहना बेकार होगा, इसलिए वो चुप ही रही। उसे चुप देखकर माधव ने हल्का हंसते हुए कहा, तुम्हें ये लगता है कि तुम चुप रहकर बच जाओगी तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। माधव चलते हुए दूसरी तरफ गया और उसने कमरे में लगी एक बड़ी सी लाइट को चालू किया जो इधिका की कुर्सी के ऊपर लगी हुई थी। वो इतनी तेज थी कि कोई भी लगातार उसके अंदर देखे तो वो अंधा तक हो सकता था। इधिका ने अपना सिर नीचे कर लिया
तो माधव ने आकर जबरदस्ती उसे गर्दन से पकड़कर उसका सिर ऊपर कर लिया। इधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी उसकी आंखें जलने लगी। वो अपनी आंखों को रगड़कर खुजलाना चाहती थी, पर उसके हाथ बंधे थे। इधिका की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी माधव ने चिल्लाकर कहा, बताओ, तुमने उसे क्यों मारा? गलती से ही सही, तुमने उसकी जान ली है और तुम्हें ये मानना होगा। मैंने किसी को नहीं मारा है। प्लीज इस लाइट को बंद करो, इधिका ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा। ठीक है, मत मानो। 2 घंटे तक इसी लाइट को जलाकर रखूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फिर भी नहीं मानोगी तो पूरी रात इसी लाइट के अंदर बैठना पड़ेगा। तब तो मान जाओगी ना कि तुमने उसे मारा था, माधव ने काफी क्रूरता के साथ कहा। वहीं इधिका की हालत खराब हो रही थी। लगभग 10 मिनट में ही उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो गई थी और उनसे पानी बहने लगा था। माधव था कि पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी बीच आकर्ष पुलिस स्टेशन में वकील के साथ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका था। रिपोर्ट के हिसाब से आशीष की मौत उस रॉड की वजह से हुई थी और टाइम उसी वक्त के आसपास था जब इधिका कमरे के अंदर पहुंची थी। क्रिस्टल के चेहरे पर निराशा के भाव थे क्योंकि सारे सबूत इधिका की तरफ ही इशारा कर रहे थे। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उसकी नज़र कुकीज पर पड़ी तो अचानक उसके मुंह से निकला, इधिका ने कुछ खाया नहीं होगा ना? वहां से सब कुछ समेटने के बाद क्रिस्टल ने कुकीज को अपने पास छुपाया और जल्दी से इधिका के पास पहुंची। उसने देखा इन्वेस्टिगेशन रूम के आसपास लोग इकट्ठा थे। रूम के बाहर भी एक कमरा बना हुआ था जिसके मॉनिटर पर उसे इधिका दिखाई दी। इधिका को इस तरह देखकर क्रिस्टल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दौड़कर अंदर वाले कमरे में गई और लाइट को बंद कर दिया था। अचानक कमरे में दूसरी छोटी लाइट की वजह से अंधेरा महसूस होने लगा। क्रिस्टल जल्दी से इधिका के पास आई तो उसकी आंखें लाल हो रखी थी। वहीं इधिका ने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो उसके पास में क्रिस्टल खड़ी थी। क्रिस्टल ने माधव को घूरते हुए गुस्से में कहा, आपको इसे इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन किसने दी? आप जानते हैं ना, इस तरह एक सस्पेक्ट को टॉर्चर करना इलीगल है। तुम चाहो तो इससे पूछ सकती हो। मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया, बस स्पॉटलाइट ही तो चालू की थी क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि इसने उस पर हमला किया था। माधव ने बेपरवाही से जवाब दिया। आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है पूछताछ करने की? इसे आए हुए अभी ठीक से 1 दिन भी नहीं बीता है, क्रिस्टल ने सख्ती से जवाब दिया। मुझे इसे टाइम नहीं देना था। अगर इसे थोड़ा भी टाइम मिलता तो ये बेवजह की कहानी सुनाने लगती, और तुम जानती नहीं हो कि बाहर एक अमीर आदमी मौजूद है। जरूर अब तक तो वो इसकी जमानत के लिए वकील भी लेकर पहुंच चुका होगा, माधव ने गुस्से में जवाब दिया। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जमानत नहीं हो सकती है। तुम इन अमीर लोगों को जानती नहीं हो। ये जमानत लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखना, अचानक से इसके एक ऐसी अजीब बीमारी निकल आएगी जिसके बारे में हमने सुना तक नहीं होगा। बीमारी के बहाने इसे बेल मिल जाएगी और फिर ये किसी दूसरे देश में भाग जाएगी। हमेशा की तरह ये केस तारीखों पर लटका रहेगा, माधव ने अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा। वैसे भी ये आम था। कोई भी हाई प्रोफाइल केस आता तो अक्सर मेडिकल सर्टिफिकेट के चलते ही सस्पेक्ट को जमानत मिल जाती थी। इस बार इंस्पेक्टर माधव किसी भी तरह ढील नहीं देना चाहते थे। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि मेरे लिए मेरी जॉब और ये यूनिफॉर्म क्या मायने रखती है। मैं इसे साक्षी मानकर कहती हूँ कि ये कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगी, क्रिस्टल ने जवाब दिया। तुम बहुत भोली हो, माधव ने हंसते हुए कहा। माधव और क्रिस्टल दोनों ही वहां काफी टाइम से काम कर रहे थे तो एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे।
क्रिस्टल जानती थी कि माधव ऐसा क्यों कह रहा है। वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूँ कि आपके कई केस में ऐसा हुआ है जहाँ सस्पेक्ट बीमारी का बहाना बनाकर बेल लेकर भाग जाते हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इथिका ऐसी नहीं है। माधव ने सिर हिलाया और कहा ना तुम भोली हो। जाकर देखो, बाहर इसका लॉयर आया हुआ है और वो इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर है। जमानत के लिए उन्होंने यही बहाना लगाया है कि ये बीमार है। क्रिस्टल इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो वहीं ऊपर लॉबी में दिशांक आकर्ष के साथ था। वो परेशानी में इधर-उधर चहलकदमी कर रहा था। उसने आकर्ष से कहा, अभी ये सब होना जरूरी था क्या? ये महीने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उन्हें जमानत मिल जाएगी ना? इस टाइम में उन्हें इलाज की सख्त जरूरत होती है। आकर्ष को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, किस तरह का इलाज? क्या उसे कोई बीमारी है? दिशांक ने हाँ भरते हुए कहा, उन्हें सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसका मतलब साफ था कि इथिका की बॉडी में आयरन की सख्त कमी थी। आकर्ष को कुछ समझ नहीं आया। इस तरह की बीमारी के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आकर्ष को सामान्य देखकर दिशांक ने परेशान चेहरे के साथ कहा, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि आप इसे नॉर्मल समझ रहे हो, पर ये नॉर्मल नहीं है। अक्सर आयरन की कमी सप्लीमेंट लेकर पूरी की जा सकती है, लेकिन उनकी बीमारी बहुत अजीब है। मैंने कहा ना, उन्हें सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। आकर्ष दिशांक से समझने की कोशिश कर रहा था। तभी दिशांक ने आगे कहा, हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। बस इतना पता होता है कि उनकी बॉडी अचानक से आयरन कंज्यूम करना बंद कर देती है, इसलिए उन्हें आयरन इन्फ्यूजन लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कल ही इन्फ्यूजन की डेट है, और अगर इन्फ्यूजन टाइम पर नहीं मिला तो क्या होगा? आकर्ष ने पूछा। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन पहले उसकी बॉडी कांपने लगेगी, फिर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, इतनी कमजोर कि खड़ी भी नहीं हो पाएगी, और फिर एक मेंटल ट्रॉमा में जा सकती है। और फिर भी अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आयरन लेवल 0 होने की वजह से जान भी जा सकती है। दिशांक ने सब कुछ बताया। आखिरकार वो इथिका के साथ इतने वक्त से था, तो वो उसकी इस बीमारी के बारे में अच्छे से जानता था। सब कुछ सुनकर आकर्ष हल्का परेशान हो गया। वो लॉयर से कुछ कहता, उससे पहले लॉयर ने निराशा के साथ कहा, मिस्टर राजवंश, हमें बेल लेने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। CH92 इथिका पड़ी बीमार। आकर्ष इथिका को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए वह लॉयर को लेकर तुरंत पहुंचा। उसके साथ में दिशांक भी था, जो इथिका की बीमारी की वजह से परेशान था। उसने आकर्ष को बताया कि इथिका को सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, जिसके चलते अगर उसने आयरन इन्फ्यूजन नहीं लिया तो उसकी जान तक जा सकती है। इथिका को इन्फ्यूजन कर लेना था और आज ये सब हो गया था। आकर्ष अपनी तरफ से थोड़ा बेफिक्र था, क्योंकि वह काफी अच्छे लॉयर को लेकर आया था। आकर्ष और दिशांक बात कर रहे थे, तभी लॉयर उनके पास आया और धीमी आवाज में बोला, आई एम रियली सॉरी मिस्टर राजवंश, फिलहाल मिस सिंघानिया की जमानत नहीं हो पाएगी क्योंकि रात होने को आई है और इस वक्त हम पेपर्स सबमिट नहीं कर पाएंगे। हमें कल तक का वेट करना होगा। आकर्ष ने परेशान चेहरे के साथ दिशांक की तरफ देखा। थोड़ी देर पहले दिशांक ने इथिका की जिस बीमारी के बारे में बताया था, उसके हिसाब से इथिका को इन्फ्यूजन लेना जरूरी था। दिशांक ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाया और कहा, डोंट वरी, हम कल तक का वेट कर सकते हैं। मैम हमेशा 2 दिन पहले इन्फ्यूजन लेती है, तो इस हिसाब से हमारे पास परसों तक का टाइम है। परसों के अगले दिन भी इन्फ्यूजन लिया जा सकता है। आकर्ष ने राहत की सांस ली कि इथिका के पास इन्फ्यूजन के लिए टाइम है। फिलहाल के वक्त उन्हें इथिका से मिलने भी नहीं दिया गया, इसलिए वो वहां से चले गए।
वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन रूम में माधव और क्रिस्टल आमने सामने थे। माधव के हिसाब से इधिका कोई बेफिजूल की बीमारी का बहाना बनाकर जमानत ले लेगी, लेकिन क्रिस्टल को इधिका पर पूरा भरोसा था कि वह ऐसा नहीं करेगी। क्रिस्टल के विश्वास को देखकर माधव ने सख्ती से कहा, ओके मिस डिसूजा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ऐसा कीजिए कि उनके बेल के लिए जो भी पेपर्स सबमिट हुए हैं उन्हें यहाँ लेकर आइए। क्रिस्टल और माधव इन्वेस्टिगेशन रूम से दूसरे कमरे में आ चुके थे। माधव के ऑर्डर देने पर क्रिस्टल बाहर गई और वो पेपर्स लेकर आई। माधव ने उसे पेपर्स पढ़ने को कहा, लेकिन पहले क्रिस्टल ने उन्हें अपने मन में पढ़ा। जमानत देने के लिए कारण लिखा गया था, इधिका को सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, जिसके चलते उसे आयरन इन्फ्यूजन लेना जरूरी है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। उसे देखने के बाद क्रिस्टल के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। माधव ने क्रिस्टल के हाथ से पेपर लिए और उन्हें देखा तो वह हंसने लगा। माधव ने क्रिस्टल का मजाक बनाते हुए कहा, देखा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्त पर हंसी आ रही है। कम से कम किसी अच्छी बीमारी का बहाना बनाती तो दिखने में थोड़ा इम्प्रेसिव लगता। सीरियसली, आयरन डिफिशियंसी? मैंने कहा था ना डॉक्टर डिसूजा, तुम बहुत भोली हो। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। क्रिस्टल को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया हो। कुछ देर पहले वह इधिका को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन बेल एप्लीकेशन देखकर उसे इधिका पर गुस्सा आने लगा। क्रिस्टल की हालत देखकर माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वह एक वक्त में तुम्हारी दोस्त रह चुकी है। मैंने उसके साथ में थोड़ी सख्ती दिखाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे बहाने बनाने का मौका मिले। केस बिल्कुल साफ है, जानता हूँ कि उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा और उसे नहीं पता होगा कि वहाँ कोई स्टील की रोड रखी हुई होगी, लेकिन अनजाने में ही सही हत्या उसी के हाथ से हुई है। तुमने इस पेशे में ज्यादा वक्त नहीं बताया है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि लोग कैसे कैसे बहाने बनाकर जेल से बचने का सोचते हैं। अभी समझा रहा हूँ कि सोच समझ कर काम करो। तुमने आज रूल तोड़े हैं। तुम अच्छे से जानती हो कि रात के वक्त पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी तुमने किया। मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा, लेकिन आगे से तुमने ऐसी हरकत की तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये अपनी यूनिफॉर्म फिर से पहनने का मौका मिलेगा। क्रिस्टल को समझाते हुए माधव ने अच्छा खासा भाषण दे दिया था। क्रिस्टल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और इधिका के पास इन्वेस्टिगेशन रूम में गई। उसने इधिका को पानी दिया। इतनी देर अंधेरे में रहने के बाद इधिका की आंखें थोड़ा बेहतर हो गई थी। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और इधिका से कहा, तुम यहाँ जब से आई हो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, इधिका सिंघानिया? मुझे तुम पर यकीन है, इधिका ने जवाब में कहा। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बेल लेने के लिए तुमने बीमारी का बहाना बनाया। एनीमिया जैसी बीमारी पर किसी को बेल नहीं मिलती है। हम आसानी से प्रूफ कर देंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। क्रिस्टल ने गुस्से में अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए कहा। क्रिस्टल के कहने पर इधिका को याद आया कि यह उसके आयरन इन्फ्यूजन का टाइम था। अक्सर दिशांक ही उसके लिए याद रखना था। इधिका ने धीमी आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में आयरन डिफिशियंसी है। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, क्रिस्टल ने चिल्लाकर कहा और फिर अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन और छोटी कांच की बोतल निकाली। उसने तुरंत इधिका का ब्लड सैंपल लिया। इतने गुस्से में भी इधिका का ब्लड लेने के बाद क्रिस्टल ने उसके नीडल लगने वाली जगह पर अल्कोहल लगाना नहीं भूली। क्रिस्टल ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं चेक करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि इस बार तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है। लेकिन इधिका ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल इतना जल्दी में थी कि वह उसकी बात पूरी सुने बिना ही चली गई। इधिका को बाहर से क्रिस्टल की आवाज सुनाई थी।
उसने इंस्पेक्टर माधव से कहा, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम उसके साथ सख्ती नहीं करेंगे। आप उसके साथ पूरी रात पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन आप लाइट नहीं जलाएंगे। ठीक है। हमारी भोली डॉक्टर डिसूजा के लिए कुछ भी करेंगे, माधव ने सिर हिलाकर कहा। अंदर इधिका ने यह सब सुनकर आह भरी। वही इधिका की बीमारी को साबित करने के लिए क्रिस्टल तुरंत लैब में आ गई थी। क्रिस्टल ने ब्लड सैंपल को मशीन में डाला और फिर इंतजार करने लगी। उसे लगभग 20 मिनट का इंतजार करना था, फिर उसके बाद रिपोर्ट आने वाली थी। क्रिस्टल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पास एक कॉल आया। कॉल पर किसी ने कहा, डॉ क्रिस्टल डिसूजा, हमें पता चला है कि आज आप यहीं पर हैं। डिटेंशन सेंटर में किसी की तबीयत खराब हो रही है। प्लीज आप आकर चेक कर लेंगे? ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्रिस्टल ने जवाब दिया और तुरंत वहां जाने के लिए चल पड़ी। हालांकि फॉरेंसिक डॉक्टर और नॉर्मल डॉक्टर अलग होते थे, लेकिन वह छोटी मोटी बीमारियों को पहचान कर उसे हिसाब से इलाज कर सकती थी। थोड़ी देर में क्रिस्टल वहां पहुंच गई थी। इस जगह पर उन सस्पेक्ट को रखा जाता था जिनके केस अभी कोर्ट में चल रहे थे। एक ही सेल में काफी सारे सस्पेक्ट को रखा गया था। वहां आने से पहले क्रिस्टल ने तुरंत ही अपने मास्क और ग्लव्स पहन लिए थे। अंदर जाकर उसने गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाया तो गार्ड ने एक औरत की तरफ इशारा करके कहा, इसे देखना है। हाँ प्लीज, मुझे जल्दी से चेक करो, उसे औरत ने क्रिस्टल को देखते ही कहा। क्रिस्टल को एक जानी पहचानी से आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक लगभग 42 साल के आसपास की औरत ने कैदियों की यूनिफॉर्म पहनी थी और अपने पेट को पकड़ रखा था। वह मालविका थी, इधिका की माँ। मालविका ने अपने पेट को पकड़कर कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो वरना मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। क्रिस्टल ने उसे देखते ही पहचान लिया था क्योंकि मालविका 1-2 बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई थी। क्रिस्टल उसे जाकर चेक करने लगी, लेकिन मालविका ने उसे चेक नहीं करने दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे एक अलग कमरा प्रोवाइड करवा दो। मेरे रोने की आवाज से इन सब लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। ठीक है, मैं देखती हूँ, क्रिस्टल ने जवाब दिया। क्रिस्टल उठकर वहां से जाती, उससे पहले वहां मौजूद बाकी कैदियों ने मालविका की नकल करनी शुरू कर दी। वो सब अपना पेट पकड़कर बैठ गई और कहने लगे कि हमारे भी दर्द हो रहा है, हमें भी अलग कमरा दे दो। क्रिस्टल कंफ्यूज हो गई थी। वह मालविका से कुछ पूछ पाती उससे पहले एक औरत ने कहा, हम सब वही खाना खा रहे हैं जो तुम खा रही हो, तुम्हें अलग कमरा चाहिए इसलिए तुम बहाने बना रही हो। हम तुम जैसी औरत को अच्छे से जानते हैं, घटिया कहीं की। क्रिस्टल समझ गई थी कि आखिर वहां क्या चल रहा है। उसने मालविका की तरफ देखा तो उसने अभी भी अपना पेट पकड़ रखा था। क्रिस्टल ने उससे सख्ती से कहा, अगर आपके पेट में सच में दर्द है तो हम हॉस्पिटल जाकर आपके टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो झूठ बोलने के आरोप में आपको कुछ दिनों के लिए और जेल में रहना पड़ेगा। मालविका अपने ही बातों के जाल में फंस गई थी। वह उन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहती थी। वो रात को सोते वक्त अजीब आवाजें निकालती थी, कुछ खर्राटे लेती थी तो कुछ गंदी गैस छोड़ती थी। मालविका ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे अकेले रहने का कमरा मिले और वह आराम से रह सके, लेकिन वह पकड़ी गई थी। पूरा मामला समझकर क्रिस्टल बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। एक महिला कैदी मालविका के पास गई और सर हिलाकर बोली, तुम एक घटिया औरत हो जिसे झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। लगता है तुम अभी मेरी बेटी से नहीं मिली, वो मुझसे भी माहिर है। इतना झूठ बोलती है और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि कोई भी आसानी से उसके ड्रामे आ जाए। आज मैं उसी की वजह से इस हालत में हूँ। देखना, वो भी इसी तरह एक दिन तकलीफ में रहेगी।
मालविका गुस्से में इधिका को भला बुरा कहने लगी, लेकिन उसकी बातों ने क्रिस्टल पर गहरा असर किया। क्रिस्टल वापस ऊपर आ गई थी। उसने आकर रिपोर्ट चेक की तो देखा कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी और इधिका एनीमिक नहीं थी। रिपोर्ट नॉर्मल देखकर क्रिस्टल को इतना गुस्सा आया कि वह तुरंत इधिका के पास पहुंची और रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली, तुम झूठी हो, इधिका सिंघानिया। बार बार मेरे इमोशंस के साथ खेलकर क्या मिलता है तुम्हें? इधिका ने रिपोर्ट को देखा और फिर क्रिस्टल से कहा, मैं अभी एनीमिक नहीं हूँ, लेकिन 1-2 दिन बाद हो जाऊंगी। क्रिस्टल को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। पहली बार इधिका की बात क्रिस्टल ने ठीक से नहीं सुनी थी। उसकी बीमारी थोड़ी अजीब थी। जब भी उसे पीरियड्स आते थे, तब उसकी बॉडी आयरन कंज्यूम करना बंद कर देती थी। बिना पीरियड्स के वह आयरन टैबलेट्स के साथ खुद को मेंटेन करके रखती थी, लेकिन पीरियड्स आने के बाद उसे आयरन इन्फ्यूजन लेना पड़ता था। कई सारे हॉस्पिटल में टेस्ट कराने के बाद उसे पता चला कि उसकी यह अजीब बीमारी जेनेटिक है, जो शायद उसकी किसी दादी या नानी से उसे मिली होगी। इधिका ने अपनी बीमारी के बारे में क्रिस्टल को समझाया तो क्रिस्टल ने हंसकर कहा, तुम मुझे जेनेटिकल बीमारी का बोलकर बेवकूफ बना रही हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है, इधिका। झूठ बोलना बंद करो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, इधिका ने सख्ती से कहा। तुम बोल रही हो। मैंने भी मेडिकल साइंस पढ़ा है, लेकिन वहां तो इस तरह की किसी बीमारी के बारे में नहीं लिखा हुआ था। यह झूठ नहीं तो और क्या है? क्रिस्टल ने गुस्से में जवाब दिया। इधिका को समझ नहीं आया कि वह क्रिस्टल को कैसे यकीन दिलाए, क्योंकि उसकी बीमारी सच में अजीब थी। वह चाहकर भी उसे समझा नहीं पा रही थी। इस बीच इंस्पेक्टर माधव वहां पर आए। उन्होंने क्रिस्टल से कहा, यह इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलने वाली है। इसे इसकी सेल में वापस छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे कांस्टेबल्स की नींद खराब हो रही है। हम कल फिर से पूछताछ करेंगे। आप जाइए। मैं इसके पास रुकती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि यह सच कैसे नहीं बोलती है, क्रिस्टल ने गुस्से में कहा। इंस्पेक्टर माधव ने उसे समझाना चाहा, लेकिन क्रिस्टल अपनी जिद पर खड़ी हुई थी। आखिर में हार मानते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो प्लीज कॉल करना। उन सब के जाने के बाद क्रिस्टल इधिका के सामने बैठी और थोड़ा नरमी से बोली, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि तुम खुद को बेगुनाह साबित करोगी, ना कि इस तरह बेल के लिए अप्लाई करके यहाँ से भागने की सोचोगी। तुम मेरा यूज करना चाहती हो ना, ताकि मैं तुम्हारे लिए गवाही दूं और तुम्हें बेगुनाह साबित करूं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती और सबूत अपने आप मिल जाएंगे। अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं झूठ बोलकर भाग रही हूं, तो ठीक है, मैं बेल के लिए मना कर दूंगी। फिर 2 दिन बाद में जब मैं बीमार पड़ूंगी, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इधिका ने गुस्से में जवाब दिया। वैसे भी वह परेशान थी। ऊपर से जिस तरह से उसके साथ यह सब हो रहा था, इधिका के लिए झेलना मुश्किल था। तुम्हारी यह बीमारी का बहाना बनाने से मैं पिघलने वाली नहीं हूं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इधिका, क्रिस्टल ने नम आंखों से कहा। दोनों पूरी रात जाग कर ऐसे ही सवाल जवाब करती रही। आखिर में क्रिस्टल ने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन पूरी रात नहीं सोने की वजह से और ज्यादा थकने की वजह से इधिका की तबीयत खराब होने लगी थी। उसके पीरियड्स आने वाले थे। इस वजह से उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार उसके पीरियड्स उसके रेगुलर डेट से पहले आने वाले थे और यह वो अपनी बॉडी में हो रही कमी से महसूस कर सकती थी। सुबह के करीब क्रिस्टल की कुछ पल के लिए आंख लग गई थी। जब वह उठी और उसने इधिका का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। इधिका का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ने लगा था। क्रिस्टल बुरी तरह घबरा गई। वह इधिका को उठाते हुए बोली, इधिका, इधिका,
क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो।